छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, आज के क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फिर से एक नया और बहुत प्यारा सा चैप्टर। दिस इज प्रिया पाठक, योर साइंस मेंटर। आई वेलकम यू ऑल ऑन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ विद्या हट। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एक नया चैप्टर जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जो कि हमको किसके बारे में बताता है। चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैम ये चैप्टर क्यों पढ़ा रही हो, गंदा संदा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, गंदगियां करते हैं, बीमारियां करते हैं, ये क्यों पढ़ा रही हो आप? नहीं बेटा, चैप्टर के नाम में ही लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी बीमारियां करते हैं, बहुत ज्यादा गंदगी भी फैलाते हैं, लेकिन कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं बेटा जो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, जिनके बिना हमारी बहुत सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती हैं और वो चीजें बहुत जरूरी हैं। तो कौन सी वो चीजें हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म गंदे गंदे होते हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे अच्छे होते हैं, है ना? तो ये सभी बातें हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में। तो आपका टाइम मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो बिना टाइम को वेस्ट करे चैप्टर को मैं कर देती हूँ स्टार्ट। और पहले मैं बताऊंगी आपको चैप्टर के टॉपिक्स, जो जो चीजें हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। आ जाइए ताकि आप पहले से खुश हो जाए। ओ, ये पता चलेगा। वैसे तो आपको बहुत सारे सुंदर सुंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख रहे होंगे, मैंने इमेजेस लगा रखी है, राइट? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कितने क्यूट से लग रहा है ना? तुम लोग गंदी सी इमेज बना के बैठे हो, गंदे नहीं होते हमेशा। देखो सुनो, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन चैप्टर का। चैप्टर से हेलो हाय करेंगे ना, बाय नहीं करेंगे, सिर्फ हेलो हाय करेंगे ना, दोस्ती करेंगे चैप्टर से। उसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट? क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके के होते हैं, हमको तो लगता है एक ही होते होंगे, गंदगी फैलाते रहते। नहीं बेटा, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं हमारे आसपास, वो सभी हम पढ़ेंगे उनके बारे में। उसके बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे वेयर डू दे लिव। मैम इतने सारे ये कहाँ रहते हैं बेटा? आपके साथ रहते हैं, आपके साथ, मेरे साथ। जी हाँ बेटा, कहीं और थोड़ी रहते हैं, हमारे ही आसपास रहते हैं। ये इनका घर कहीं और नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है इनका घर, यही है इनका घर भी, ठीक है? तो हम सीखेंगे भाई ये कहाँ पाए जाते हैं, राइट? रहते कहाँ हैं? प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। अब जब ये हमारे साथ रहते हैं, हमारे दोस्त बन के, दुश्मन बन के, कैसे भी हमारे पास रहते हैं, तो ये हमको दिक्कतें भी पहुंचाते होंगे। जी हाँ, आपको पता है ना, खाना खराब हो जाता है। कैसे खराब हो जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर देते हैं। पता है या नहीं पता है? तो अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास तो हैं, पर इनसे हमारी खाने की चीजों को बचाया कैसे जाए, तो हम लोग वो सीखेंगे। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, किस तरीके से फूड को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। उसके बाद बेटा हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा गंदे गंदे नहीं होते, अच्छे अच्छे भी होते हैं, है ना? तो इनकी इंपॉर्टेंस भी देखेंगे हम लोग कि हमारे लिए क्यों जरूरी है। हम कुछ ऐसा क्यों नहीं कर देते कि सब दुनिया से खत्म हो जाए, है ना? ऐसा नहीं कर सकते हम, ठीक है? उसके बाद क्या पढ़ेंगे बेटा? नाइट्रोजन साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे बेटा? नाइट्रोजन साइकिल देखेंगे क्या होता है। एंड देन हम लोग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी डिजीज कॉज कर रहा है, ठीक है? समझ गए? चैप्टर से दोस्ती हो गई, आपका बेस्ट फ्रेंड बन गया, तो फ्रेंडशिप डे पे इसको भी एक बैंड दे देना। अब आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है? आ जाइए, सबसे पहले देखते हैं कि भाई ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है। A microorganism is a small living things that can only be seen with the aid of magnification, especially a microscope। क्या कह रहे हैं भाई? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये बड़े छोटे से, नन्हे से, मुन्ने से होते हैं, और बेटा ये इतने टाइनी होते हैं, इतने टाइनी होते हैं कि हम इनको हमारी आंखों से नहीं देख सकते। We are not able to see them with our naked eyes। हम इन्हें हमारी आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि बड़े छोटे से होते हैं, इसलिए। तो मैम हमको पता कैसे, जब हम देख ही नहीं पाते तो हमको पता कैसे
आपने देखे हैं? आप ही तो कह रही हैं। कैसे पता आपको? तो बेटा हम इनको सिर्फ और सिर्फ देख पाते हैं माइक्रोस्कोप के हेल्प से। और बेटा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते, राइट? तो सोच लो कितने होंगे, ठीक है। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिज्म। सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा लिविंग होते हैं। वायरस, मुझे पता है आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा मैम व्हाट अबाउट वायरस। तो वायरस बेटा देखिए, वायरस आपको पता होगा ना, बॉडी के बाहर जब तक रहता है तब तक वो नॉन लिविंग है। और वो अगर किसी की बॉडी के अंदर पहुंच गया, ठीक है, आइदर इट विल प्लांट और एनिमल, कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो किसी बॉडी के अंदर पहुंच गया तो वो लिविंग हो जाएगा, और अगर वो बाहर है तो वो नॉन लिविंग है। ठीक है बच्चा, ये बात आपको याद रखनी है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हों वो सभी क्या होते हैं बेटा? सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, राइट? सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेल्युलर, अ सिंगल सेल, दीज आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं बेटा जो यूनिसेल्युलर होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिसेल्युलर? यूनिसेल्युलर मींस मेड अप ऑफ सिंगल सेल। कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं बेटा जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर ही बने हुए होते हैं। दे आर ओनली मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, और उसी सेल के अंदर से वो जिंदा रहते हैं, उसी सेल के अंदर सारे काम चलते हैं, सारे प्रोसेसेस होते हैं। अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर मल्टीसेलुलर और मेनी सेल। और ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमारे आसपास मल्टी सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, राइट? वो भी रह रहे हैं। मल्टी सेल्यूलर मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं बच्चा? उनको हम लोग बुलाते हैं मल्टी सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, अब ये तो सेल के बेसिस पर क्लासिफिकेशन हो गया, यूनिसेल्यूलर है, मल्टी सेल्यूलर है ना? सेल के बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन किया है। हमारे और भी क्लासिफिकेशन होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है बेटा बैक्टीरियाज। आपने सुना होगा ना बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, ठीक है, एक छोटा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आइए बैक्टीरिया के बारे में जान लेते हैं। दे आर ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मैम व्हाट डू यू मीन बाय प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? बेटा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मीन से समझिए सिंपल, बहुत सिंपल से होते हैं बेटा। ये कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपल होता है, इनके बॉडी के फंक्शन सिंपल होते हैं, और इनका जो न्यूक्लियस होता है बेटा वो क्या है बेटा? वो एनवलप से सराउंडेड नहीं होता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता है, ये बहुत छोटे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, राइट? हमारी तरह इनके पास ऑर्गन सिस्टम नहीं होते हैं, ऑर्गन्स नहीं होते हैं, राइट बच्चों? और क्या है बेटा? इनके बॉडी के सभी फंक्शंस भी बड़े सिंपल से हो जाते हैं, तो इन्हें हम क्या बुलाते हैं? प्रोकैरियोटिक बुलाते हैं। तो बैक्टीरियाज जो बेटा हमारे होते हैं वो प्रोकैरियोटिक की कैटेगरी में आते हैं। Does not have membrane bound nucleus or organelles। यही बात मैंने आपको बताई कि प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके न्यूक्लियस के पास क्या नहीं होता बेटा? लेयर नहीं होती है, प्लस इनके पास बहुत सारा सेल ऑर्गेनल्स देखने के लिए भी नहीं मिलते। मैम सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल का एक पार्ट होता है सेल ऑर्गेनल्स, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। और बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल ही है, ठीक है। दैट कंस्टिट्यूएंट अ मेजर पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, ज्यादातर हमारे आसपास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बैक्टीरियाज ही देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में सबसे ज्यादा हमको बैक्टीरियाज देखने के लिए मिलते हैं। बैक्टीरियाज प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। They can inhabit soil, water and every other habit found on the earth। अब मैम ये इतने ज्यादा क्यों है? बैक्टीरियाज इतने ज्यादा क्यों है हमारे आसपास? बेटा वो इसलिए है क्योंकि ये कहीं भी सरवाइव कर जाते हैं। ये बेटा मिट्टी
में भी रह लेते हैं, ये पानी में भी रह लेते हैं, ये बर्फ में भी रह लेते हैं, और ये इवन गीजर के अंदर सरवाइव कर जाते हैं। इसीलिए तो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है, क्योंकि भाई ये मरते ही नहीं है किसी कंडीशन में, हर जगह सरवाइव कर जाते हैं। इसलिए हमें बैक्टीरिया बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, दे कैन बी फ्यू माइक्रोमीटर्स इन लेंथ एंड कैन बी वेरियस शेप्स लाइक स्फीयर, रॉड्स और स्पाइरल्स। क्या कह रहे हैं बेटा, बैक्टीरियाज हमको छोटे से छोटे देखने के लिए मिलेंगे और बड़े से बड़े देखने के लिए मिलेंगे। राइट, बैक्टीरियाज हमें छोटे से छोटे भी होते हैं और बड़े से बड़े भी होते हैं। एग्जाम्पल में देखिए बेटा, आपके एस्केरिया हो गया, कोलाई हो गया, कॉलीफॉर्म हो गया, ये सभी क्या है, बैक्टीरियाज के एग्जाम्पल हैं। आगे चलते हैं और एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं जिसका नाम है फंजाई। फंजाई क्या होती है, दे आर ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है, जिनके न्यूक्लियस के पास एनवलप देखने के लिए मिलता है, और क्या हो जाएगा, इनके पास सेल ऑर्गेनल्स भी होती हैं। ऐसे सेल को हम लोग यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, तो फंजाई किसके अंदर आता है, फंजाई बेटा एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मींस हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स। राइट बेटा, फंजाई के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी होगा और सेल ऑर्गेनल्स भी देखने के लिए मिलेंगे। और फंजाई आपकी हेटेरोट्रॉफिक होती है नेचर में, यानी कि ये अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। ये बात आप याद रखना कि फंजाई बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनती है। आपने कभी ब्रेड देखी हो, ध्यान से, आप बहुत दिन तक ब्रेड को बाहर रखे रहेंगे, रेफ्रिजरेटर में नहीं रखेंगे, तो उसके ऊपर एक ग्रीन ग्रीन सा स्ट्रक्चर बन जाता है, वही आपकी फंजाई होती है। राइट बेटा, अभी आप लोग सोच रहे हैं अभी तो आपने बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई नहीं देते, ये फंजाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो दिखाई दे रही है, इसीलिए बेटा क्योंकि ये ग्रुप में प्रेजेंट रहती है, इसलिए ये हमको दिखाई दे जाती है। सिंगल फंजाई को हम अकेला नहीं देख सकते। ठीक है, अब बेटा एग्जांपल्स देखिए फंजाई के, पेनिसिलियम हो गई, ब्रेड मोल्ड हो गया, मशरूम हो गया, ईटीसी, ये सभी क्या है आपके एग्जाम्पल हैं किसके, फंजाई के। आगे चलते हैं और आगे की बातें कर लेते हैं। ये एक और तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दैट इज प्रोटोजोआ। क्या नाम है, प्रोटोजोआ। These are a group of unicellular eukaryotic organism. प्रोटोजोआ एक सेल से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन ये यूकैरियोटिक होता है, यानी कि इसके पास सेल ऑर्गेनल्स होती हैं, प्लस न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर एनवलप होता है। राइट, दैट मे बी पैरासिटिक, लिविंग और इंडिपेंडेंटली आर हेटेरोट्रॉफिक। देखो क्या कह रहा है, ये प्रोटोजोआ आपका पैरासिटिक भी हो सकता है, या मीन्स हो सकता, पैरासिटिक का मतलब है ये किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रह रहा हो, और हो सकता है बेटा ये हेटेरोट्रॉफिक हो, यानी कि अपने खाने के लिए किसी और पर डिपेंडेंट हो, या अपना खाना खुद ना बना रहा हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए आपके प्रोटोजोआ के। एग्जाम्पल में क्या क्या आता है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सभी क्या है बच्चों, प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं और आगे की तरफ देखते हैं एल्गे। एल्गे की अगर बात करें, ये एक और तरीके का क्या है बच्चा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दे आर अ group of photosynthetic eukaryotic organism that are predominantly aquatic। बेटा एल्गी की अगर हम बात करें तो ये ज्यादातर आपको पानी में देखने के लिए मिलेगी, एक्वाटिक होती है। दूसरा आपको याद रखना है ये यूकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक मतलब आप समझ गए होंगे, न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन होती है, एक लेयर होती है, मेम्ब्रेन का मतलब समझ रहे हैं ना, न्यूक्लियस के पास एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये आपका सेल होता है, ये सेल का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास एक मेम्ब्रेन होती है। तो यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के पास वो मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो आपके अगर हम एल्गी की बात करें तो ये यूकैरियोटिक होते हैं, प्लस ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, ओन फूड, प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, ये बात को याद रखेंगे, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल में है स्पायरोगैरा, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, ये आपके किसके एग्जाम्पल है, एल्गे के एग्जाम्पल हैं। आगे चलते हैं, these groups of microorganisms may be harmful or useful in nature। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी, मैंने अभी आपको इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ाए। 5 के बारे में हमने बातें करी है, बैक्टीरिया, फंजाई,
प्रोटोजोआ, एल्गे और वायरस के बारे में मैंने आपको सबसे पहले ही बताया। अब ये जो पांचों माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेटा, ये आपके यूजफुल भी हो सकते हैं, ये आपके हार्मफुल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कैसे भी हो सकते हैं? देखिए बेटा, अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में यूजफुल बैक्टीरिया कौन सा होता है, हार्मफुल बैक्टीरिया कौन सा होता है? तो बेटा यूजफुल बैक्टीरिया आपका लैक्टोबैसिलस होता है और हार्मफुल बैक्टीरिया आपको सैल्मोनेला होता है। सैल्मोनेला टाइफी नाम का जो बैक्टीरिया होता है ना बेटा, उससे टाइफाइड होता है। हुआ है किसी को टाइफाइड? भगवान करे कभी आप लोगों को टाइफाइड वगैरह कुछ ना हो, बीमारियों से आप दूर रहें, लेकिन बता रही हूँ। ठीक है, आपका यूजफुल बैक्टीरिया कौन सा है, लैक्टोबैसिलस है। हार्मफुल बैक्टीरिया कौन सा है, सैल्मोनेला है। उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, फंजाई की। यूजफुल फंजाई कौन सी है, यीस्ट है। इस यीस्ट से बेटा आपका बिवरेजेस बनते हैं, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल बनते हैं। हाँ वही दारू बदनाम कर दी। ठीक है, वो किससे बनते हैं, यीस्ट से बनते हैं। और हार्मफुल में कौन सा फंजाई है बेटा, उसमें है बेटा आपका कैनिडिया। ठीक है, ये आपकी एक हार्मफुल फंजाई है। उसके बाद आ जाइए प्रोटोजोआ पे। यूजफुल प्रोटोजोआ का क्या नाम है, टेट्राहाइमेना। और हार्मफुल प्रोटोजोआ का क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। बेटा प्लाज्मोडियम से आपको मलेरिया होता है, याद रखना। प्लाज्मोडियम नाम के बैक्टीरिया उससे, प्रोटोजोआ से ही मलेरिया होता है। मैं मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है, फीमेल एनिफिल्स से होता है, गलत बता रही हो बेटा। फीमेल एनिफिल्स की बॉडी में ये प्लाज्मोडियम होता है, उसी से हमको मलेरिया हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एल्गे। यूजफुल एल्गे कौन सी है, स्पाइरुलिना है। और हार्मफुल कौन सी है, जिम्नोडीनियम है। ठीक है, उसके बाद वायरस पे आ जाते हैं। यूजफुल वायरस कौन सा है, लैम्ब्डाफेज है। और हार्मफुल वायरस कौन सा है, कोविड-19। भाई हम सब पीड़ित हैं, है ना बच्चों, ये भी तो वायरस ही था जिसने भाई इतने साल का लॉकडाउन दे दिया हमको, 1 साल का। ठीक है, उसके बाद फिर से वही बात कर लेते हैं, ये रहते कहाँ हैं। मैंने आपको अभी अभी बताई, इसीलिए ज्यादा नंबर में है क्योंकि बेटा ये हर जगह रह लेते हैं। ये ग्लेशियर में भी रह लेंगे, ये गीजर में भी रह लेंगे। देखो इतने ठंडे में भी रह लेते हैं, इतने गर्म में भी रह लेते हैं। अर्थ के अंदर भी रह लेंगे, अर्थ के ऊपर भी रह लेंगे, मिट्टी में भी रह लेंगे। ठीक है, तो अगर रहने की बात करें बैक्टीरिया की, तो फाउंड इन दी वाइड रेंज हैबिटाट रेंजिंग फ्रॉम ग्लेशियर टू डेजर्ट एंड हॉट स्प्रिंग। ग्लेशियर में, डेजर्ट में, कहीं भी सरवाइव कर जाते हैं। उसके बाद बच्चा बात कर लेते हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ ज्यादातर बच्चा हमको पानी में देखने के लिए मिलता है, जैसा मैंने आपको एल्गी के बारे में बताया था। एल्गी भी हमको पानी में ही ज्यादातर देखने के लिए मिलती है। हाँ जी बेटा, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या हो रहा है, बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, हमारे आसपास ही हैं। अगर ये हमारे आसपास है तो भाई हमारे खाने को तो इनसे बचा कर रखना पड़ेगा। तो हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम खाने को बचा के रख सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो सबसे पहले क्या है बेटा, सबसे पहले है केमिकल मेथड। किस तरीके से, देखिए केमिकल मेथड से हम लोग हमारे खाने को बचा सकते हैं। Generally, salts and edible oils are used to control their growth and these are termed as preservative. ज्यादातर बेटा हम खाने में नमक का यूज करके और ऑयल का यूज करके हम लोग खाने को इनसे बचाते हैं। हम इनका यूज करके बेटा जहाँ पर ऑयल और सॉल्ट होता है वहां पर इनकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो नहीं पाती। इसीलिए आपने देखा होगा आपके घर में पिकल होगा, अचार होगा, अचार में हम लोग भर भर के ऑयल डालते हैं। क्यों? ताकि उन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक ना करे। ठीक है, अगर हम उसमें कम ऑयल डालेंगे तो आप देखना कुछ ही दिनों में वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये बड़ा अच्छा तरीका है हमारे खाने को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने का। नेक्स्ट है कॉमन सॉल्ट। हमारे घर में जो नमक आता है, टाटा नमक, दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस वेयर द मीट एंड फिश और सम फ्रूट्स लाइक रॉ मैंगोज, टर्मरिक etc are covered with salt to last them for a longer period. इसको बेटा एक ये कॉमन प्रैक्टिस है जिसमें हम लोग मीट को, फिश को, है ना, फ्रूट्स जैसे कि मैंगो, टर्मरिक, इमली, राइट, इन सब चीजों को क्या करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। शुगर, शुगर का भी यूज करते हैं। सम फूड आइटम्स लाइक जैम्स, जेलीज, प्रिजर्वेटिव preserved in sugar which reduces the moisture to inhibit the growth of the microorganism। जैसे कि आपके जैम्स हो गए,
जेलीज हो गए, इनको हम क्या रखते हैं, इनमें बेटा हम शुगर डाल के रखते हैं ताकि वहां पर मॉइस्चर ना आए, और मॉइस्चर अगर नहीं आएगा तो क्या नहीं होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी नहीं। तो एज अ प्रिजर्वेटिव हम शुगर को भी यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए ऑयल एंड विनेगर, इसका भी हम यूज करते हैं। दिस इज आल्सो यूज्ड कॉमनली एज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन सच कंडीशंस, क्योंकि जहां ऑयल और विनेगर होगा वहां पर भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आपके ग्रो नहीं करेंगे। दिस इज वाइडली यूज्ड इन मेकिंग पिकल्स, इसीलिए हम लोग अचार बनाने में ऑयल का और विनेगर का यूज करते हैं। उसके बाद एक और बड़ा देसी तरीका है हमारा हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। सबसे अच्छा तरीका है हीट कर दो। आपको पता है ना हम लोग को क्यों कहा जाता है कि पानी को गर्म करके पियो, क्योंकि भाई जब हम चीज को हीट कर देंगे उसमें से सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उड़ जाएंगे, है ना, तो वो पानी प्योर हो जाएगा। जो आपको बॉइल्ड वाटर होता है ना वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होती है, बड़ा अच्छा पानी होता है, वो सबसे अच्छा तरीका होता है फिर साफ करने का। देखिए क्या लिखा हुआ है, बॉइलिंग द मिल्क हेल्प इन किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन इट। अगर बेटा हम क्या करेंगे, हमारे मिल्क को बॉइल कर देंगे तो उसमें से जो ज्यादा से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या हो जाएंगे, पहले ही मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट बेटा आपका क्या लिखा हुआ है, पेस्चराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, आई एम डैम श्योर आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। क्या होता है पेस्चराइजेशन? Pasteurization is a technique of preserving milk in which it is boiled to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and suddenly chilled and stored. ये बड़ा अच्छा तरीका है बेटा मिल्क को प्रिजर्व करने का, जिसमें हम क्या करते हैं बेटा 70 डिग्री सेल्सियस पर मिल्क को गर्म करते हैं। कितनी देर के लिए गर्म करते हैं बेटा, 15 से 30 सेकंड के लिए हम इसको गर्म करते हैं और तुरंत ही हम इसे ठंडा कर देते हैं। ऐसा करके क्या होगा, उस मिल्क पर कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं करेंगे और वो आपका खराब नहीं होगा। इस टेक्निक को हम लोग बुलाते हैं पेस्चराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरेज एंड पैकिंग, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्टोर्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट माइक्रोबियल अटैक। आपने देखा होगा भैया जो आप चिप्स खरीदते हो, जिसमें आपने 10 रुपए की चिप्स खरीदते हो, जिसमें आपकी 8 रुपए की हवा होती है और 2 रुपए के चिप्स होते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो उसमें हवा क्यों भर रखी है, वो जो चिप्स है ना बच्चों, उनको बचाने के लिए, ठीक है। उनको हम एयर टाइट कंटेनर में गैसेस को फिल करके, ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक ना कर दें, इसलिए हम ऐसा करते हैं। एक्चुअल में यही होता है, वो इतने से तो आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब मैडम आपने बुरी बुरी बातें तो सारी बता दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। आपने तो स्टार्टिंग में बोला था कि ये फ्रेंड्स भी होते हैं, तो लो भाई अच्छे भी होते हैं, ले तो आई मैं इनकी इंपॉर्टेंस। सबसे पहले हम इनका यूज कहाँ करते हैं, इनका यूज करते हैं फूड इंडस्ट्री में, हमारे खाने पीने की चीजें। भाई मुझे तो भूख लगा है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज करते हैं हम लोग। कहाँ पे बेटा, हमारे मिल्क में से दही बनाने के लिए। आपने देखा होगा ना आपकी मम्मा क्या करती है, रात में थोड़ा सा कर्ड लेती है, उसको क्या करती है पूरे मिल्क में डाल देती है। उससे क्या हो जाता है, उस थोड़े से कर्ड से इतना ज्यादा सा क्या बन जाता है, आपका कर्ड बन जाता है। वो पूरा जो मिल्क था आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सुबह तक कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो कैसे हो गया, उस थोड़े से कर्ड में जो मम्मा ने उस मिल्क में मिलाया था उसमें लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया था, और उस बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो देखा बैक्टीरिया का यूज करके हम दही बना रहे हैं ना। यीस्ट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। बेटा यीस्ट का हम लोग यूज करते हैं किसमें, ब्रेड बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में, केक्स बनाने में। अरे भाई इतनी टेस्टी टेस्टी चीजें आ जाएंगी तो कैसे काम चलेगा, है ना। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिसिन को बनाने में। जी हाँ बेटा, मेडिसिन को बनाने में भी हम लोग किसका यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। जो फर्स्ट मेडिसिन थी बेटा वो हमारी फंजाई से बनी थी, ठीक है। मेडिसिन प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। आपने बड़ा नाम सुना होगा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती है, वो दवाइयां होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनी हुई होती हैं, और अच्छी बात यह है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही मारने के लिए बनी हुई होती हैं। तो देखा किस तरीके से आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फ्रेंड्स का काम कर रहे हैं, वो अपनी ही प्रजाति के लोगों को मार रहे हैं हमको बचाने के लिए, राइट। जो हमने मेडिसिन बनाई उसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया ना। एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये जो दवाइयां हैं, ये ज्यादातर हम कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं बेटा, बैक्टीरिया से और फंजाई से हम इनको
बनाते हैं। ठीक है, commonly used antibiotics are streptomycin, tetracycline and erythromycin। ये कुछ आपकी बेटा एंटीबायोटिक्स है जिनको हम ज्यादातर यूज करते हैं। मुझे पता है नाम थोड़े से टफ लग रहे होंगे, बट एक दो बार पढ़ोगे आ जाएंगे आपको। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, राइट, पेनिसिलिन है आपकी फर्स्ट एंटीबायोटिक, was prepared by Alexander Fleming। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के बेटा एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, इस एंटीबायोटिक को आपका डिस्कवर किया था। नेक्स्ट आ जाइए इन बिवरेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, हम बेटा हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज बिवरेज इंडस्ट्रीज में करते हैं। मैम बिवरेज बोले तो अल्कोहल, है ना। अब ये मत पूछना मैम अल्कोहल क्या होता है ना, वही आप लोग जो सोच रहे हैं दारू बदनाम कर दिया, आप लोग के दिमाग में चल रहा है, वही उसी की बात हो रही है। तो आपकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, आपके बिवरेजेस बनाने में करते हैं। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, यीस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अल्कोहल, वाइन, विनेगर, राइट। यीस्ट एक्ट ऑन शुगर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ अल्कोहल। यीस्ट क्या करती है बेटा, शुगर पर अटैक करती है और उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। लुइस पैस्चर डिस्कवर दी फर्मेंटेशन। अब ये फर्मेंटेशन का नाम आया है तो फर्मेंटेशन को किसने डिस्कवर किया था, लुइस पैस्चर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। बेटा पेस्चराइजेशन को भी इन्होंने ही डिस्कवर किया था। एक और यूज आ गया आपके किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वैक्सीन में। अभी आप सभी ने वैक्सीन लगवाई होगी, राइट। तो वो वैक्सीन जो बनती है बेटा वो भी आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती है। प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द अटैक ओवर द various disease causing microorganism through the vaccine is known as vaccination। हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना किससे, जो हमारे आसपास माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे प्रोटेक्ट करना, उसके लिए हम क्या लेते हैं बेटा, इन आपके वैक्सीन को लेते हैं। ठीक है, वैक्सीन इंड्यूसेस दैट और वीकेंड माइक्रोब्स दैट आर ट्रिगर्ड द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स इन द बॉडी। वैक्सीन क्या करती है बेटा, वैक्सीन हमारी बॉडी में जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं उनको जाके ट्रिगर कर देती हैं और वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। बाहर से कोई एजेंट आएगा उसको वो क्या कर देते हैं, उसको वो खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो वैक्सीन है वो वर्क करते हैं। These antibody help in preventing the attack from the disease causing microorganism। Vaccination helps in controlling the disease such as cholera। अब वैक्सीनेशन हम लोग किन डिजीज में लिट करवाते हैं, तो उसका नाम है बेटा सबसे पहले आपका कॉलरा हो गया, पोलियो हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। बेटा ये हमारे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन को क्या किया था, डिस्कवर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट बेटा हम यूज कहाँ करते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। ब्लू ग्रीन एल्गे एंड राइजोबियम बैक्टीरिया कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ठीक है, इसका यूज हम लोग करते हैं किसको बेटा, आपके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। दे फिक्स द फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू एनहांस द सॉइल फर्टिलिटी। आपको बेटा ये बात पता होगा ना कि जो प्लांट होता है वो नाइट्रोजन को लेता है, तो मैम ले क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है बेटा प्लांट जो आपकी एनवायरमेंट में नाइट्रोजन है ना उसको डायरेक्ट नहीं ले सकता, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कराने का काम ये राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया करता है। इसीलिए हम इस बैक्टीरिया को क्या बुलाते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर बुलाते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम कर रहा है। ठीक है, इन क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। अब आपको पता है हमारे अर्थ पर क्या होता है, बहुत सारी गंदगी है, राइट। हमारे घर में इतना सारा वेस्ट प्रोडक्ट है, तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है उस वेस्ट को ये क्या करते हैं बेटा, सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं और डिकम्पोज करने के बाद बिल्कुल खत्म कर देते हैं। तो एक तरीके से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन में हेल्प करा रहे हैं, यानी कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन कराने में हेल्प करा रहे हैं। इसीलिए तो हमको बोला जाता है हमको ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे
से बेटा हमारे जो अर्थ है वहाँ पे गंदगी नहीं होगी, क्योंकि जो ऑर्गेनिक चीजें होंगी वो तो खुद ब खुद हमारे अर्थ के अंदर डिकम्पोज हो जाएंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा हमको पढ़ना है नाइट्रोजन साइकिल, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ये एक बार देख लीजिए, कुछ इस तरीके की दिखती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, It involves circulation of nitrogen through living and non-living components of nature। इसमें क्या होता है, हमारी जो नाइट्रोजन है वो सर्कुलेट होती है, लिविंग से नॉन लिविंग कंपोनेंट तक जाती है। नाइट्रोजन गैस कंप्राइजेस 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर। अगर हम हमारे एटमॉस्फेयर की बात करें तो नाइट्रोजन गैस कितनी है बेटा, 78% हमारे एटमॉस्फेयर में देखने के लिए मिलती है। The first process of nitrogen cycle is fixation of nitrogen gas into the nitrogenous compound caused by bacteria, rhizobium and lightning। पहला प्रोसेस क्या होता है नाइट्रोजन साइकिल में, आपके जो नाइट्रोजन गैस होती है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है, किसके हेल्प से, बैक्टीरिया के हेल्प से, जिसका नाम है राइजोबियम, और लाइटनिंग की हेल्प से। इधर देखिए एक बार मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, ये रहा आपका क्या, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। सबसे पहले क्या होगा बेटा, लाइटनिंग के हेल्प से और उसकी हेल्प से आपका बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आगे आ जाइए, नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन सॉइल आर taken up by the plants to the roots and used up to the synthesis of plant protein। उसके बाद क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है जो कन्वर्ट हो गई है, बैक्टीरिया ने कन्वर्ट कर दी है, उस नाइट्रोजन को भाई सॉइल से हमारे प्लांट्स ले लेंगे, प्लांट्स क्या करेंगे, उस नाइट्रोजन का यूज कर लेंगे और प्रोटीन बना लेंगे। एनिमल्स ऑब्टेन नाइट्रोजन बाय फीडिंग ऑन प्लांट। अब क्या होगा, अब प्लांट ने नाइट्रोजन ले ली, उस नाइट्रोजन से प्रोटीन बना दिया, अब उस प्लांट को हम एनिमल्स खा जाएंगे, है ना, हम या कोई और जानवर खा लेगा वो। अब वो कहाँ पहुंच गई, वो नाइट्रोजन हमारी बॉडी में पहुंच गई, फीडिंग ऑन प्लांट। वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कन्वर्टेड टू नाइट्रोजनस कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई इन द सॉइल। उसके बाद क्या होगा, जो प्लांट का वेस्ट है, जो एनिमल्स का वेस्ट है, वो नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, बैक्टीरिया और फंजाई के एक्शन से। ठीक है, देख रहे हो कैसे साइकिल चल रही है। सम बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजनस कंपाउंड बैक टू द नाइट्रोजन, मेंटेन द एटमॉस्फेरिक लेवल ऑफ नाइट्रोजन। अब उसके बाद क्या होगा, जो कुछ बैक्टीरिया है वो उस नाइट्रोजनस कंपाउंड को फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे और वो नाइट्रोजन फिर से कहाँ पहुंच जाएगी, एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगी। तो आपने देखा किस तरीके से एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पहुंच गई। पहले वो एटमॉस्फेयर में थी, एटमॉस्फेयर से क्या हुआ बेटा, राइजोबियम बैक्टीरिया ने उसको कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजनस कंपाउंड में, फिर वो प्लांट के पास पहुंच गई। प्लांट को क्या किया, हमने खाया, आपने खाया और एनिमल्स ने खाया, और एक टाइम ऐसा आएगा हमारी बॉडी से भी वो नाइट्रोजन निकल जाएगी, वो फिर से अर्थ में पहुंच जाएगी, है ना। बैक्टीरिया जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो उस नाइट्रोजन को फिर से कन्वर्ट कर देंगे। तो देख रहे हो ये साइकिल ऐसे चलती जा रही है। इस वजह से नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में 78% ही रहती है, कम ज्यादा नहीं होती है। अब देखिए बेटा, मैंने ये आपको सभी अच्छी अच्छी बातें बता दी, बुरी बुरी बातें बता दी। अब हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो कुछ बीमारियां और करते हैं, तो उन बीमारियों को और देख लेते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां करते हैं उन्हें हम बुलाते हैं पैथोजन। डिजीज इन ह्यूमंस कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन कौन सी डिजीज है जो ह्यूमंस में होती हैं? द ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसमिट द डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन आर द कैरियर। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो कैसे ना कैसे हम तक पहुंच रहे होंगे ना, कोई कैरियर तो होगा, वाटर के थ्रू आ रहे होंगे, फूड के थ्रू आ रहे होंगे, तो कैरियर क्या है? पहले तो हम ये सीखेंगे कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम तक आता कैसे है। चलो वो आ गया, अब आने के बाद वो हमारी बॉडी में करेगा क्या? मलेरिया करेगा, टाइफाइड करेगा, हमको क्या करेगा, है ना, कोरोना करेगा। अब तो एक और बीमारी है आपके पास, आ जाइए। डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर और फूड आर कॉल्ड द कम्युनिकेबल डिजीजेस। क्या कह रहे हैं बेटा? वो डिजीजेस जो एक पर्सन से दूसरी पर्सन में चली जाए, ऐसी डिजीज को हम क्या बुलाते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज बुलाते हैं। जैसे कि आपका कॉलेरा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये कुछ ऐसी डिजीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाती हैं बाय द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड फूड, इवन बाय यूजिंग अ क्लॉथ्स। जी हाँ बेटा जी। अब ये देख लेते हैं कौन कौन सी बीमारियां हैं। सबसे पहले देखिए ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी भी बुलाते हैं।
ये बैक्टीरिया से होती है, एयर की हेल्प से ट्रांसमिट होती है। इसमें करना क्या होता है बेटा, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग टू द प्रिवेंट अवे फ्रॉम द, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है भाई, पर्सन को बिल्कुल अच्छे से अलग से आइसोलेट करके रखना है। नेक्स्ट है आपकी मीजल्स डिजीज, ये वायरस से होती है, एयर के थ्रू ट्रांसफर हो जाती है। चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से होती है, ये एयर और कॉन्टेक्ट से ट्रांसफर हो जाती है। पोलियो की अगर बात करें तो पोलियो भी वायरस से होता है, ये भी एयर और वाटर से ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बीमारी है बेटा आपकी कॉलरा, बैक्टीरिया से जाती है, एयर और वाटर से ट्रांसफर हो जाता है। हेपेटाइटिस बी वायरस से जाता है, आपका वाटर से ट्रांसफर होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से जाता है, मॉस्किटो से ट्रांसफर होता है। देखा, तो आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो मैंने आपको बता दिए, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कौन सी बीमारी करता है और कैसे फैल रहा है। तो ये लो बच्चों, चैप्टर हो गया हमारा खत्म, पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया। हमने इस चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्रेंड्स भी बनाया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने देखा कैसे हमारे दुश्मन की तरह भी काम कर रहे हैं, कैसे हमारे खाने में यूज हो रहे हैं, राइट, कर्ड बनाने में यूज होते हैं, बिवरेजेस बनाने में यूज होते हैं, ब्रेड बनाने में यूज हो रहे हैं, मेडिसिन बनाने में यूज हो रहे हैं। तो जितनी बातें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जान सकते थे उतनी मैंने आपको बता दी है ना, मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कुछ रह गया है जो समझ नहीं आया, आपको और डिटेल में चाहिए या दोबारा एक्सप्लेन करना है, तो प्लीज लेट मी नो, मैं आपको उसको जरूर समझाऊंगी। जो कि चैप्टर खत्म हो गया है, तो आज के लेक्चर को यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद।